बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, हर बार जुम्मे रात का शो करने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट वीकेंड में सुकून रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता कुछ ऐसा है कि जब भी पीर को वापस आएँ तो वीकेंड के ऊपर इतना कुछ ख़राब हो चुका होता है कि कहा जब जाता है कि हम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, वो रॉक बॉटम से भी अगला गड्ढा खोद के हम उसमें जा बैठते हैं। और पाकिस्तान की सियासत का कुछ इसी तरह का हाल है अभी कि हम लोग रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं तमाम सियासी मामलात के ऊपर। डिप्लोमेटिक टाइज हम लोगों के आपस के अंदर, मैं पार्टी के डिप्लोमेटिक टाइज की बात कर रही हूँ, फॉरेन कंट्री से नहीं, वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो चुके हैं। वो जो डिप्लोमेसी किया करती थी, जमातें आपस में बातचीत किया करती थी, वो तो कंप्लीट मुनक़ता हो चुकी है। पार्लियामेंट उज़्वे मुअत्तल है, उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इस टाइम पर एक ही साइड बैठी हुई है, कोई ऑपोजिशन वाली साइड एज सच वहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कह ज़रूर रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात किन पॉइंट्स पर करने को तैयार हैं, किन रीजंस पे करने को और कंडीशंस पे करने को तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी आज असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी कह दिया कि बात करने को तैयार हैं, किस पॉइंट पे करने को तैयार रहे, ये बात और इस बात का जवाब वो देने से बिल्कुल कासिर है। इस टाइम पर आपस की जंग मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को भी आपस में घेरे में ले चुकी है। आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करके वो कह रहे हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। नॉट जस्ट दैट, वो कहते हैं इमरान खान और उनके जितने पैरोकार हैं और उनकी जमात के जितने सरबराह हैं, उनको अपनी गंदी सियासत में खींच कर घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आइन कहता है कि जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स नहीं की जा सकती हैं, इसलिए आइन शिकनी कर रहे हैं। कहते हैं इमरान खान अपने इक़्तिदार की खातिर मुसल्लह अफवाज और की क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान के कहने पर पीटीआई फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है। पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह था शिकवा। जवाब शिकवा इमरान खान साहब की तरफ से आया। उन्होंने फरमाया कि जी फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के तरीके से भी पाकिस्तान की अफवाज के अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन नहीं चला रही है। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि हमें आपस में खड़ा करने और लड़ाई करवाने का जो है वो तरीकाकार नज़र आता है ये गवर्नमेंट का। सूरत हाल कुछ ऐसी भी है कि इमरान खान साहब को बेशुमार केसेस का सामना है और बेशुमार केसेस में जो शुमार है वो बढ़ता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ उन्होंने जितनी जगह पर भी बेल्स लेनी है वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। 17 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट इशू था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की अपनी जमात ने अब ये सोचा है और ये डिसाइड किया है और ये अदालत के बिलखुसूस जो मुखालिफ बातें हो रही हैं, जो खिलाफ बातें हो रही हैं, उसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख ना देने पर उनके मुखालिफ जो बातें हैं उसके ऊपर जो डिसीजन उन्होंने दिया उसकी पैरोकारी ना करने के ऊपर एक बहुत बड़ी एक तरीक़ाकार के तहत चला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि अभी गवर्नर जो गुलाम अली हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस आगे बढ़ा दिया है। सुबह असद कैसर साहब थे, साबिक स्पीकर थे, ये सारे के सारे इस मामले को अदालत में ले गए हैं। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, कैसे सॉल्व होगी अब मुझे सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कोई वे आउट निकले। इसी को डिस्कस करेंगे आज हम। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ जनरल समरेज सालिक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब इज ऑल्सो वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन आइदर। माइजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो पे उन्होंने मौजूद होना था लेकिन इमरजेंसी की वजह से ऑडियो पे हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी इसलिए क्योंकि आजकल एक और चीज़ डिस्कस की जा रही है सारी अफरा तफरी के अंदर। जहाँ सियासी अफरा तफरी है, वहाँ माशी अफरा तफरी है, वहीं माशरती अफरा तफरी है, उसके अंदर एक और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। 16 मार्च का इसहाक डार साहब का एक शॉट है, वो सुन लीजिएगा, उसके बाद आते हैं। Nobody is there to compromise anything on the nuclear
or the missile program of Pakistan. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. इसके बदले में आज सेनेट के जो सवाल जवाब होते हैं अमेरिका के अंदर, उसके अंदर यूएस सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल ई कुरेला ने क्या कहा वो भी सुनना। I have a great relationship with the Chief of the Army Staff, General Munir. I think the concerns right now in Pakistan are their budget, their financial situation, the current political situation, and the counterterrorism situation as they see the Tehrik-i-Taliban Pakistani, the TTP, the attacks are significantly increasing with the end of a ceasefire there. Are you confident of their nuclear security procedures? I am confident of their nuclear security procedures. जलाल साहब, ये कॉन्फिडेंस तो यूएस ने कर दिया, लेकिन हमें उनके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे नेशन के कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ये बात किस तरीके से और क्यों डिस्कस हो रही है, ये एक अहम सवाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स किधर से आ गए? तो एक सियासी इख्तलाफ है, सियासी भोंचाल के लिए, लेकिन न्यूक्लियर एसेट्स किधर से आ गए? ये क्या तरीका हुआ? अनिका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर एसेट्स हमें बहुत अजीज़ हैं, बहुत सैक्रोसैंक्ट हैं और हमारी नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं लाइक द यूनाइटेड स्टेट, वेस्ट, इज़राइल, उनकी आंख में ये न्यूक्लियर पावर जो है ये खटकती है। और जब हम ये कैपेबिलिटी हासिल कर रहे थे उस वक़्त भी पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को रोका जाए ये काम करने से, मुख्तलिफ लॉलीपॉप दे के। लीडरशिप ने डिसाइड किया और पाकिस्तान वेंट हेड विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब ये जो डिस्कशन शुरू हुई है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरफ IMF इसको डिनाई कर रहा है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बातचीत डिस्कस नहीं हुई, वेयर एज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन अगर हम जो डेवलपमेंट्स हैं उनको एनालाइज करें, जिस तरीके से IMF पाकिस्तान को स्क्वीज़ कर रहा है और एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड के बाद तीसरी डिमांड, और वो उतना फोर्थ कमिंग नहीं है जितना कि नॉर्मली कंट्रीज़ के सिलसिले में हुआ जाता है। तो उस पर शकूक तो पहले भी थे कि अल्टीमेटली हो सकता है कि दो मेन कंडीशंस हों, CPEC को रोल बैक करो और न्यूक्लियर वेपन्स में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन। both very dangerous for Pakistan. वेरी डेंजरस, दीज आर आवर लाइफ लाइन। हमें किसी सूरत में ये चीज़ कंसिडर नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन हासिल करेंगे, जब हम हासिल कर चुके हैं तो फिर हमें कोई किसी किस्म का कोई रोल बैक करने का कोई ऐसी गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। हाकदार साहब ने, ब्रिगेडियर साहब, एक एक्सप्लेनेशन दी है। वो कहते हैं कि जी IMF या किसी दूसरे मुल्क ने हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई शर्त नहीं रखी है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर की वजूहात पर मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर पेश किया गया है। वो कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मेरा बयान मखसूस सवाल का जवाब में था। यानी एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि IMF ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मान लें IMF ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे पास माजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल्स रही हैं। USSR न्यूक्लियर वेपन्स रखता था, बड़ी कैपेबिलिटी रखता था, उसको इकोनॉमिकली मार कर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया गया और उसके न्यूक्लियर एसेट्स को भी ख़त्म कर दिया गया। यूक्रेन को ये लॉलीपॉप देकर कि हम आपके डिफेंस के ज़ामिन हैं, उनका जो न्यूक्लियर वेपनरी थी उसको भी रोल बैक करवा लिया गया। तो हम कैसे गारंटी कर लें कि हमारे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी किसी की नज़र है या नहीं है, बिलखुसूस ऐसे सियासी हालात के अंदर जहां वो सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि दो लोग बैठने को तो तैयार नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं है, चाहे मुल्क के मफाद में ही क्यों ना हो। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से हुआ है जो साहब ने दिए सेनेट में। साहब होता, मैं क्या जवाब देता? मैं ये कहता कि मैं IMF वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूँ, मेरी उनसे बातचीत हो रही है। आई गारंटी एंड आई एम एश्योरिंग यू, कोई कभी आज तक उनकी कोई डिमांड नहीं हुई है। उन्होंने ये इकोनॉमिक पे उनका काम है, इकोनॉमी का, दे हैव गॉट नथिंग टू डू। ना मेरे से बात हुई है, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। ये अगर वो कहते हैं तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती। उन्होंने और डाउट क्रिएट कर दिया, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर IMF आपके सामने सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरेला को बात करनी पड़ी। फिर उसके बाद आप देखें कि IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारा इससे कोई इकोनॉमी का ताल्लुक है, कोई इससे ताल्लुक नहीं है। देन उसके बाद समझने की बात है कि ये जो एक न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये पाकिस्तान मिलिट्री डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिमिट ये है कि चीफ आर्मी स्टाफ से लेके सिपाही तक नोबडी विल एवर कॉम्प्रोमाइज
ऑन नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ जब चीफ तक ऑफ आर्मी बहुत- स्टाफ से सिपाही तक नहीं, पाकिस्तान का एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एवरी, फिर अवाम की हर एक ये ताकत, ठीक है। और इसके लिए ये पाकिस्तान की सालमियत बका की ये गारंटी है, ये मिनिमम डिटर है, जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, ये हमारी सालमियत की गारंटी है। हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, इट इज सो फुल प्रूफ, सो मॉडर्नाइज्ड कि अमेरिकन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, देन यू कैन टॉक अबाउट, अगर बात करें तो उसके बाद आपके ये जितने यूरोपियन यूनियन, सब एवरीबडी एक्नॉलेजेस। इंडिया के देखें कि वहाँ कई दफा इंडस्ट्रियल यूनियन वहाँ सेल आउट हो रहा है, बेचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस को इसके बारे में नहीं पता, स्टेटमेंट नहीं देनी आती, डोंट गिव इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एंड क्रिएट लॉट ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, जहां पर पहले ही कई किस्म की शक व शुबहात चल रहे हैं। राइट, इसके ऊपर तो ये बड़ा क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। राइट। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अतराफ से आर्म्ड फोर्सेस को पंचिंग बैग भी बनाया जा रहा है, माजरत के साथ, लेकिन आप लोग कह ज़रूर रहे हैं, खान साहब ने भी बड़े क्लियरली 2-3 दफ़ा ये बात कही है, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, वतन भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, पाकिस्तान भी मेरा, टाइम एंड अगेन ही इज़ रीइटरेटेड इट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप लोगों के अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, आप लोगों के अपने फॉलोअर्स ऐसी ज़ूमानी गुफ्तगू करते हैं। मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस तरह की बातें की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और गवर्नमेंट के भी अक्सर जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो आए रोज़ आकर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे वो भी बड़े मजबूर हैं, गवर्नमेंट के अंदर ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है उन्हें किसी ने। यानी हर कोई एक ही सिमत में इशारा किए चला जा रहा है, अपने कंधों से जिम्मेदारी उठाओ और फौज के कंधों के ऊपर डाल दो, और फिर इस तरह की न्यूक्लियर एसिड्स की बात भी होने लग जाए। कैसे इस तासुर को अब ज़ायल किया जाए जो एक तासुर बन गया है? मैं आपकी जमात की बात कर रही हूँ, PMLN की बात मैं माइजा साहिबा से करूँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। अनीका, सबसे पहले तो ना मुझे जरा ये IMF वाली बात के ऊपर 2 मिनट दे दीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इसहाक डार तो हमें पता है वो एक झूठे इंसान है। आपको याद नहीं है कि उन्होंने 164 का बयान दिया था और उसके बाद वो बदल गए थे? अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने IMF को क्या कहा था, बिहेव करे IMF। उसके अलावा उनको IMF को गलत डेटा देने पर जुर्माना हो चुका है। मैं यकीन माने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी नाकामी के लिए या एटमी प्रोग्राम जैसे हसास तरीन मसले को स्टैंडलाइज करने की कोशिश की है ना, यही ये बता देता है कि ये किस लेवल के ऊपर ये झूठे लोग बैठे और जो मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क को जो है ना मतलब खराब करने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने पहले इस मुल्क को दिवालिया किया, अब अपनी जालसाजी से इन्होंने हमारे एटमी प्रोग्राम का भी तमाशा बना दिया है। इनके ये कुछ सरपरस्त जो है ना सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान के गर्दन पर भी छुरी फेरने से कतरा नहीं रहे। मुझे ये बता दें, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, कभी कोई ऐसी बात आपके सामने आई? और सिर्फ ये नहीं, ये इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है, इसहाक डार साहब के साथ के बाद भी चले ये मान लिया कि एक प्लांटेड सवाल था, प्लांटेड सवाल रजा रब्बानी पे इन्होंने जवाब दिया था, लेकिन उसी दिन वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट क्यों आई थी? तो ये इससे बढ़ के मैं आपको बताऊं कोई और बात नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी क्या, PTI क्या, हर बंदा नहीं, लेकिन आपको अपने सफों के अंदर भी झाड़ू लगाना पड़ेगा आलिया हमजा साहिबा। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करने से काम नहीं बनेगा ना। एक सेकंड मुझे ये बता दे, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, हमारे होते हुए का बैटरी प्रोग्राम के ऊपर होते हुए नहीं, गवर्नमेंट में जाने के बाद की बात करें ना आलिया साहिबा। नहीं तो हमारे गवर्नमेंट में तो सब मीठा मीठा किसको जरूरत पड़ी? हमें तो कभी भी जरूरत बात सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आती है ना वो शायद चेयरमैन की तरफ से, पार्टी के कायद की तरफ से आती है, और पार्टी का कायद एक बार नहीं बार एक ही बात कर चुका है कि मेरी जान से भी आगे मेरी फौज है और मेरी फौज है, और वो बार एक ही बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी सब तो इररिलेवेंट रह जाते हैं। गॉट योर पॉइंट। ठीक है, माइजा हमीद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा ने और बाकी ओवरऑल भी PTI है, अब ये इल्जाम लगा रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्म्ड फोर्सेस आमने सामने आए।
گورنمنٹ نے نیوکلیئر ایسٹس والی بات چھیڑی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے اصل میں خود چھیڑی ہے, اور پلانٹڈ سوال تھا. ابھی آپ نے عالیہ صاحبہ کی بات سن لی ہے. ایک تو یہ والا معاملہ تو انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. دس شوڈ بی کمپلیٹلی آف ڈسکشن کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ہمت بھی کرے, یا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن اس طرح کی ہو بھی. یہ واٹ از گوئنگ آن مائزہ حمید صاحبہ؟ میری عرض یہ ہے کہ جو عالیہ حمزہ ہیں وہ اپنے لیڈر کی طرح جو ہے اگر فیکٹس کو ڈسٹورٹ کریں گی تو پٹ اٹ مائلڈلی, ویسے تو وہ بیسکلی جھوٹ بول رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان کے لیڈر نے کوشش کی پہلے, پھر انہوں نے جو ہے وہاں پہ لندن میں جو ہوئی پروٹیسٹ اس کے اندر بھی یہ ان کے ہی فالوورز تھے, وہ بھی جو ہے انہوں نے انسٹیگیٹ کی تھی. یہاں بھی جو ہے جو بات کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے ریکارڈ کا حصہ ہے جو پہلے کرتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ بھی ریمائنڈ کرانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کا معاہدہ تھا یہ عمران خان صاحب خود کر کے گئے تھے, اور پھر انہوں نے اس کو جو ہے آبویسلی اس کی وہ نہیں کی اور وہ ہمارے پہ چھوڑ دی. اب جب ہمارے پہ چھوڑا گیا IMF کو, تو ہم جس طرح اس کو ملک کو سنبھال رہے ہیں اور جس طرح اسے ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. یہ کافی نہیں تھا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو ہیں یہاں پہ تماشے شروع کر دیے جو سڑکوں پہ ہم روز دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں, اور جو ادارے ہیں ان کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ہے ان کی دھجیاں اڑا رہے ہو, یہ تو ان کا روز کا کام ہے. عدلیہ کو دیکھ لیں آپ, میڈیا کو دیکھ لیں, اینکرز کو دیکھ لیں, کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو انہوں نے, حکومت کو دیکھ لیں, الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں, کوئی ایسا ادارہ چھوڑا ہے جس کو انہوں نے جو ہے اسپیئر کیا ہو اپنے انسلٹ کرنے سے. مائزہ صاحبہ انفارچونیٹلی دھجیاں سارے اداروں کی دونوں اطراف سے اڑائی جا رہی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کو زیب نہیں دیتے, سارے اداروں نے نہیں کی, سارے اداروں کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں ہیں. جس طرح کا پریسیڈنٹ تحریک انصاف نے شروع کیا ہے, اور اب جو ہے اس کا جو ہے خود ہی بھگتیں گے جو انہوں نے جو کل پرسوں بھی جو ہے جو انصاف کی دھجیاں اڑائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں بار بار یہ کہنا کہ IMF, آپ کے بھی تو تین جو ہیں وزراء خزانہ جو ہیں وہ تبدیل ہوئے, آپ نے بھی جو ہے بہت سی چیزوں میں یو ٹرن لیے. کیا آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ جو ملک کو جس معاشی حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں اس میں جو ہے ملک کا ریکور کرنا اتنا مشکل ہے, اور آپ جو ہے اور جو ہے وہ ایسے سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. اچھا, اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں نے بات کرنی ہے مائزہ صاحبہ. Let me go towards the break and I'll come back and I'll take your point. I have to go towards a break. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ سیاسی صورتحال ایسی ہے جو کہ آگ بگولا کر دے گی سارے کو, اور اس آگ کے اندر ایک غریب آدمی اور ایک عام آدمی سب سے زیادہ جلے گا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے ادارے ہی ٹارگٹ ہیں. اداروں کی بات کر رہے ہیں تو ذرا جوڈیشری کی بات بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے آج کیا فرمایا, عمر عطا بندیال صاحب نے, ذرا سنیں. ترقی محض نیت سے نہیں ہوتی, ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم سب کو آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے حالات کو, جو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے چلیں, سب اکٹھے ہو کے چلیں. ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلافات ہیں ان کو دور کریں آئین کے مطابق. جی, اختلافات دور کریں جنرل صاحب, یہ تو ایک انہونی سی بن گئی ہے. اختلافات دور کریں اور اکٹھے بیٹھ جائیں, استغفر اللہ, ایسا کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ریکوائرڈ میچورٹی نہیں دکھا پا رہی. پارلیمنٹ کو اگر ہم ایک ہاؤس کنسیڈر کریں تو پارلیمنٹ ہر گھر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں.
सो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ना सिर्फ फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करती हैं टू राइज अप, बल्कि साथ साथ फ़ौज को पंचिंग बैग के तौर पे भी यूज़ करती हैं। सिर्फ ये कि फेंस की साइड चेंज होती रहती हैं। जब पॉलिटिकल फोर्सेस गवर्नमेंट में हैं तो वो कंधा इस्तेमाल कर रही हैं, जब वो दूसरी साइड पे चलेंगी अपोजिशन में, पंचिंग बैग बना लेती हैं। आज जो सरमन दे रहे हैं कि पीटीआई बहुत गलत कर रही है और पीटीआई ने मतलब फ़ौज को टारगेट कर रही है, कल को वही लोग जो है वो आर्मी को टारगेट कर रहे थे। तो इसलिए ये रवश इन्हें छोड़नी चाहिए, इन्हें अपने अंदर एक एबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। नहीं, ये एबिलिटी किधर से लेकर आए जल साहब? कोई 9-10 महीने हो गए, इंस्टेबिलिटी सर चढ़ के बोल रही है, इकोनॉमी उसकी वजह से शैटर हो रही है। वो ठीक है, आईएमएफ का मुआहिदा जो है वो खान साहब ने किया, लेकिन संभालना अब इस गवर्नमेंट ने है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मिलकर बैठना होता तो दैट शिप सेल्ड ऑलरेडी। हर सिस्टम में इमोशनल लोग भी होते हैं, कूल लोग भी होते हैं, डव्स भी होती हैं, हॉक्स भी होते हैं। इट हैज़ एवर बिन लाइक दैट। तो जो डव्स हैं उन्होंने कोई रोल अदा करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में कोई यूनिफाइंग फोर्स नहीं रही। सही समबडी जो इनको कहे कि जी आए मिल के बैठे और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कल एक पैगाम एक स्टेटमेंट दी है कि जी मैं ये रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ कि मैं सारों के पास जाने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर, ताकि इनको इकट्ठा बिठाया जाए। तो वो जो यूनिफाइंग फोर्स है जिसने ये रोल अदा करना है, सम और अदर वो कंप्रोमाइज हो गई। ठीक हो गया। माइजा साहिबा, कोई डव है गवर्नमेंट में जो कहे, जो ये ना कहे कि जी अब आहनी हाथों से निपटेंगे, चाहे वो केयर टेकर सेटअप हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो ये ना कहे कि अब इमरान खान साहब के ऊपर इतने केसेस बनाओ कि ये अदालतों के चक्कर लगाते लगाते इनके जूते घिस जाए? कोई डव है जो कहे कि नहीं मिलकर बैठते हैं? क्योंकि एक दूसरे के सामने इस तरह से कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करने से तो अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने ये दावत दी थी पिछले दिनों और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आए मिल के बैठते हैं और इस जो हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका और जो बाकी दीगर चैलेंजेस हैं उनको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। एक ये स्टेप है टुवर्ड्स इसी बात के कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठे और इन सारे मसाइल का हल ढूंढें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इट्स सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस तो ये गलत बात है, ये अनफॉर्चुनेट है। और पीटीआई से मेरा ख्याल है इस तरह ही देखा गया था इस इनविटेशन को। राइट। तो वीकनेस उसके बाद अब डिसाइड किए शो नहीं करनी, ये डिसीजन टू सिट टुगेदर। मैं तो यही कह रही हूँ कि बाहर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये इनविटेशन आई थी, उसके बाद जो द इवेंट्स दैट फॉलोड, जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में किया आके और जो फिर पुलिस फोर्स के साथ किया गया और रिस्पेक्टेड जो सारी फोर्सेस है उनके साथ जब तकरीर करते हैं इमरान खान से जो अटैक करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, अनफॉर्चुनेटली जब वो होता है तो फिर कोई प्राइम मिनिस्टर जो न्यूट्रल है वो ये बात नहीं कर सकता कि आप उसी फोर्स के साथ जो आप एक रिएक्शन शो करके आपकी पुलिस को अटैक कर रही है, आपके इदारों को अटैक कर रही है, आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है, आप पार्टी तो मैं नहीं कहूँगी, आप जिस तरह के दहशतगर्द उधर से मिले, मतलब आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किस तरह आप उनको उसी वक्त इन्विटेशन दे देते हैं कि आके बातचीत करें, जब वो इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं कोर्ट पे आने के लिए सिर्फ। ठीक है। अच्छा, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको खुद तो नहीं बुलाया था ना, कोर्ट ने बुलाया था ना। अगर आम आदमी ऐसी हरकत करे कि वो कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट ना करे तो क्या वो भी जत्थे लेके आ जाए और ये मैसेज दे रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? आम आदमी तो इधर मजलूम है, बेचारा है, वो ये कह रहे हैं मिलकर बैठ जाए। आम आदमी की तो बात ही कोई करने को तैयार नहीं। आलिया हमजा साहिबा, अभी माइजा साहिबा ने कहा है कि ये जमात नहीं है, ये तो कुछ दहशतगर्द इकट्ठे हो गए हैं। ये इल्ज़ाम आप लोगों पे काफ़ी अरसे से लग रहा है, काफ़ी दिनों से लग रहा है, स्पेशली लाहौर वाले इंसिडेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि शायद बैंड आउटफिट्स के लोग थे। ये इल्ज़ाम भी लगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ बड़ी फेमस हुई। ज़रा इसको क्लैरिफाई तो करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे लाहौर में, आप खुद भी उधर थी, जो कि इस तरह का नफाक फैला रहे हैं? अच्छा अनीका, जरा मुझे ना टाइम दे दीजिएगा क्योंकि इन्होंने काफी लंबी चौड़ी चार्जशीट हमारे अगेंस्ट पेश कर दी है, तो जरा मैं उसका जवाब तो दे दूं।
مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ جب انٹر ہوئے تھے ان کا IG تو کیا نکلا تھا وہاں سے, مجھے وہ بھی بتا دیں. شاید زمین سے فضا میں مارچ کرنے والے میزائل کی ڈرائنگ ملی تھی جو خان صاحب کے بچوں کی تھی جسے انہوں نے پاؤں تلے روندا تھا, یا خان صاحب کا خانسامہ جسے انہوں نے پٹائی لگائی تھی وہ فرائی پین سے کسی آئٹم بم کو تڑکا دے رہا تھا, یا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے کوئی ایسا پنکھا قبضے میں لیا تھا جس کے چلانے سے یہ جو ہے نا وہ کوئی آگ برساتا تھا اور کوئی دستی بم پھینکتا تھا. خدا کو مانے, جو دہشت گردوں کی جماعت ہے نا وہ سب کو پتہ ہے وہ کون سی جماعت ہے. لشکر جھنگوی سے ان کے تعلقات, اسامہ بن لادن سے پیسے لینے والے یہ لوگ, حکومتیں گرانے والے یہ لوگ, دہشت گردوں کی سائے کے اندر کیمپین کرنے والے یہ لوگ, اور سب سے بڑا دہشت گرد ان کی پارٹی میں ایک تو وہ لندن میں بیٹھا کبھی حمداللہ سے ملتا ہے کبھی اور ملک دشمنوں سے ملتا ہے, اور پھر بیٹی کے تھرو آ کر یہاں پر جو زبان کی دہشت گردی ہے, معاشی دہشت گردی ہے, مطلب دہشت گرد تو وہ ہوتے ہیں. صرف ایک سیکنڈ, جو اس ملک میں کوئی 46% کی مہنگائی لے آئے, یہ کون لوگ بیٹھے؟ نہیں ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں, لیکن پھر مجھے آپ جواب دینے دیں, کیونکہ جن کو یہ نہیں پتا نا کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب سپٹمبر 2022 میں کر کے گئے, تو میں اس پارٹی کو کیا کہوں. اور ان کے اپنے نئے وزیر خزانہ کی وجہ سے یہ جو 5 ماہ یہ عذاب کے اندر اس وقت جو ہے پوری حکومت پھنسی ہے, کیونکہ کوئی کمپیٹنسی کا لیول ہی نہیں ہے ان کا مسئلہ. اور آج جس پر نہیں, ایک سیکنڈ مجھے بریک عالیہ صاحبہ, بریک مجھے بریک کی طرف جانے دیں, اس کے بعد میں نے جواب بھی لینا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. عالیہ اپنی بات کو 30 to 35 سیکنڈز میں پلیز ریپ اپ کر لیں ویری کوئکلی. انیکا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, ایک طرف وزیر اعظم آ کر کہتے ہیں مل کر بیٹھے ہیں, اگلے دن آپ زمان پارک پر تب حملہ کرتے ہیں جب اس وقت بی بی صاحبہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں, آپ ہمارے اوپر عورتوں کے اوپر شیلز مارتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ سیدھی گولیاں چلاتے ہیں آپ ہمارے اوپر. یہاں پر خان صاحب پیشی کے لیے نکلتے ہیں, خان صاحب ریلی کے لیے نکلتے ہیں, ریلی کے لیے نکلتے ہیں تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, پیشی کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے صورتحال دیکھی ہے کہ وہاں پر کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ان سے بیٹھ کر بات کریں. میں بات وہی کرنا چاہتی تھی جو جیل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے کہ میں ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹوں گا. میرا سوال تو ان لوگوں سے یہ ہے کہ ہیں کون, مطلب وہ تو آئے نگرانی کرنے 90 دن کی, کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے. میرے ساتھ جس طرح سے انہوں نے سلوک کیا, کون سے دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہوتے کیا. اچھا ویسے خیر یہ جو ہے نا سی ایم صاحب نے 30 سیکنڈ ہو گئے عالیہ, I have to go towards other people. انہوں نے نکالا کیا ہے وہاں سے, کوئی میزائلز نکالی ہیں, کوئی راکٹ لانچرز نکالے, JIT بنا دی ہے, JIT بنانے کا اعلان کر دیا سی ایم صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد تھے ادھر, کوئی چپس نکلے ہیں وہاں سے, یا انہوں نے جو ڈنڈے اور وہ مارے کو خدا کو خوف کرے. اور اس کے علاوہ اداروں پر جو باتیں ہو چکی ہیں, میری ریپیٹ نہیں مائزہ حمید صاحبہ آپ کے اوپر اچھی خاصی بوچھاڑ ہو چکی ہے بلیمز کی, وہ انہوں نے کہہ دیے دہشت گردوں سے کیا ریلیشن شپ PMLN کے نہیں تھے, دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کیا آپ لوگوں کے نہیں تھے, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے الزامات ہیں جو کہ آپ PTI پہ لگا رہے ہیں بقول عالیہ صاحبہ کے. رپلائی کرنا چاہیں گے؟ عالیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ وہاں پہ کیا نکلا اور کیا نہیں نکلا, وہ جو پکچر ہے نا وہ صرف اتنی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا نا کہ وہاں سے پیٹرول بم نکالے گئے اور وہ پولیس پہ پھینکے گئے, جو پولیس والے ہیں ان کو زخمی کیا گیا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا. یہ PTI کے ورکرز نے کیا نا. پھر پولیس کی وین کو چلایا گیا, یہ بھی PTI کے ورکرز نے کیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو تو فیکٹ کو عالیہ حمزہ ڈینائی نہیں کر سکتی کہ پیٹرول پمپ ان کے گھر سے نکلے ہیں. دیگر بھی جو ہیں آبجیکشنیبل چیزیں نکلی ہیں ان کے گھر سے, اور وہ جو ہے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہارملیس تھی. تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہماری بی بی صاحبہ جو ہے وہ گھر تھیں, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ باقی لوگوں کی باقی پولیٹیکل پارٹیز میں کے جو ہوٹل کے کمروں میں جا کے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس مس یوز آف پاور کو استعمال کیا. اس وقت تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت ابھی بھی نگران حکومت ہے.
آپ نے اس وقت جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے میں جو ہے وہ پولیس بھیجی تھی. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بیٹی کے گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا تھا. بٹ اف یو وانٹ ٹو گو دیئر آئی کین گو فردر. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا ایسی پولیٹیکل پارٹی جو آپ کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کرے گی, اسی ملک کا پرائم منسٹر جس کی پولیس کو آپ نے زخمی کیا ہے, جس کے جو ہے مجھے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی طرف جانا ہے. املاک کو ایک سرکاری املاک کو آپ نے نقصان پہنچایا, کیا وہی پرائم منسٹر آپ کو بار بار انویٹیشن دے گا؟ رائٹ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کلوزنگ ریمارکس. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف جانے دیں مجھے پہلے. بریگیڈیئر صاحب. انیکا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک بڑا پن دکھائیں, بیکاز یو آر ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر اینڈ پروٹیکشن لائف اینڈ پراپرٹی آف پیپل آف پاکستان. اس لیے آپ کا کام ہے کہ عوام کو ٹیمپریچر کول ڈاؤن کریں, آپ اسٹیپ فارورڈ لیں, انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پر بیٹھ کے بات ہو, اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے. دنیا تماشا دیکھتی ہے, انڈیا میں دیکھیں کیسے ڈھول بجا رہے ہیں, دنیا کتنی خوش ہو رہی ہے, کتنی بڑی فوج, اتنا بڑا اسلامک گروپ, نیوکلیر پاور, اور آپس میں کیسے پولیٹیشین لڑ رہے ہیں پاور اسٹرگل کے لیے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو شو میچورٹی الٹیمیٹلی, ادروائز میں تو پھر کہوں گا الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو کم, بٹ یہ جو ایف ہے نا, یہ بہت بڑا ہے. جنرل صاحب, یہ میں کئی جگہ پر سن رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ معاملات سالو نہیں کرتے پھر اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑے گا. اس کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں, اور میں تمام اداروں, تمام فورسز, پاکستانی فورسز, تمام پاکستانیوں سے یہ بہت دل سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کریں. ہر دن جو ہے وہ پچھلے دن سے زیادہ ابتر ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک طرف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ڈکٹیٹس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن چھوٹی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری ریاست کا زور لگا رہے ہیں. اپنی جو ایگو ہے اس کو دفن کریں. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ چھوٹا بندہ بڑی ایگو, بڑا بندہ چھوٹی ایگو. یہ اسی پوائنٹ پہ جنرل صاحب اینڈ کرتے ہیں, چھوٹا بندہ بڑی ایگو, بڑا بندہ چھوٹی ایگو. جنرل سمریت سالک صاحب, تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, عالیہ حمزہ صاحبہ, مائزہ حمید صاحبہ, بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ, جتنا بڑا درخت ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پھلدار ہوتا ہے. جو جتنا بڑا لیڈر ہوگا وہ اتنا زیادہ جھکے گا. پاکستانیوں کے لیے اور بھی راستے ہیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے. یہ جو ایک عجیب سی فضا ہے اس کو ہمیں زائل کرنے کی ضرورت ہے. نیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.